हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSE 141 नाम का जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 हम देखेंगे, जिसका टाइटल है गांधी लाइफ एंड टाइम्स। तो ये पूरा जो यूनिट है वो एक कहानी के तौर पर हमें बताया गया है कि जो गांधी जी थे उनका बचपन कैसा बीता, उन्होंने अपनी जो यूथ थी वो इंग्लैंड में कैसे बिताई। लाइफ में सेट होने के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। दौरा तो करना चाहते थे 1 साल का, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिता दिए। तो उनके क्या क्या वहां पे स्ट्रगल्स चले, उसके साथ 1915 में जब वो इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, भारत को आज़ादी दिलाई, बहुत सारी मूवमेंट्स भी चलाई। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस यूनिट में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि महात्मा गांधी या बापू, जो कि इंडियंस के लिए बहुत ही बड़ी एक डिस्कस्ड फिगर बने रहते हैं, क्योंकि गांधी जी को इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का हीरो माना जाता है। उनकी वैल्यूज जो आज भी हम इंडियन गवर्नेंस में देख सकते हैं, वो कभी भी गलत नहीं जाती। ओवर द ईयर्स महात्मा गांधी जी की इसी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और बहुत ही वास्ट लिटरेचर गांधी जी के ऊपर आज तक वो स्कॉलर्स लिख चुके हैं, और आज तक भी जो स्कॉलर्स हैं वो गांधी जी पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो इस पूरे यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे गांधी जी का इवोल्यूशन हुआ, उनका बचपन कैसा बीता, उन्होंने अपनी एजुकेशन और यूथ को इंग्लैंड में कैसे बिताया, साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, और अंत में भारत में एक कैसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर के तौर पर वो उभरे अंडर दी गाइडेंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। तो शुरुआत करते हैं उनके चाइल्डहुड से। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नाम की जगह पर हुआ था। पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ कोस्ट पर पड़ने वाला एक इलाका है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, वहीं उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। ऑल्दो अगर हम उनके कास्ट के ऊपर जाएं, तो गांधीज उस समय पर ग्रोसर्स हुआ करते थे या बनिया हुआ करते थे बाय कास्ट। लेकिन बनिया होने के बावजूद भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस पर गांधी उस समय पर बैठा करते थे। महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे वो पोरबंदर की एक अदालत में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं जूनागढ़ में, जो कि एक पोरबंदर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ उनके ग्रैंडफादर काम करते थे। गांधी जी वेरी रिलीजियस इन्वायरमेंट में बड़े हुए, जहाँ पर उनके पेरेंट्स जो थे वो हिंदू कल्ट को फॉलो करते थे, और स्पेशली वैष्णवाइट थे, मतलब भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। उनकी माता जी प्रणामी सेक्ट की यहाँ पर उपासक थी, जो कि हिंदू और मुसलमान मुस्लिम जो रिलीजन है उनके बिलीफ्स को कंबाइन करके यहाँ पर उनको वर्शिप किया करती थी। दोनों ही तरीके के रिलीजन्स को इक्वल ऑनर के साथ ट्रीट किया जाता था। उनकी सेक्रेड बुक्स, भले वो वैष्णवाइट्स की हो या कुरान हो, दोनों को ही अच्छे से संभाला जाता था, उनकी इज्जत की जाती थी, ताकि रिलीजियस हार्मनी को हम प्रीच भी कर सकें। इस पर्टिकुलर सेक्ट में उनकी माताजी कुछ धार्मिक व्रत भी रखा करती थी, कुछ इन्होंने वोज भी लिए थे, मतलब कुछ प्रण भी लिए थे, और इन सभी की वजह से जो गांधी जी थे उन पर इनका इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा पड़ा। अगर हम इनके पिताजी की बात करें, तो गांधी जी के पिताजी के जो दोस्त थे उनमें बहुत सारे लोग जैन भी थे। जैन, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन वायलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन की स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन को ये फॉलो करते हैं, गांधी जी को ये भी सीखने को मिला। साथ ही साथ गांधी जी क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा भी एक्सपोज थे, मतलब गांधी जी को क्रिश्चियन मिशनरीज से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता था। लेकिन क्रिश्चियनिटी का गांधी जी के ऊपर कुछ खास असर पड़ा नहीं। लाइक मैनी हिंदूज, वैरायटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स गांधी जी के पास उस समय पर हुआ करते थे, लेकिन उनको उनके ही रिलीजन के बारे में कोई भी रिलीजियस नॉलेज नहीं हुआ करती थी, डीप नॉलेज नहीं थी। गांधी जी की अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें, तो बहुत ही एवरेज और शर्मीले टाइप के स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की एवरेज रिजल्ट्स के साथ। फिर 13 साल की उम्र में उनको कस्तूरबाई नाम की एक लड़की से उनकी शादी करा दी गई। तो ये सब यहाँ तक की कहानी थी। आगे बढ़ते हैं अगर हम गांधी जी के चाइल्डहुड पर, तो गांधी जी ने अपना पूरा बचपन पोरबंदर में बिताया। अब ये जो पर्टिकुलर एज थी, इसमें गांधी जी बहुत ही नॉटी हुआ करते थे, मतलब बहुत ही शैतान हुआ करते थे, जो कि हमेशा ही
जैसे आज भी हम ये देख सकते हैं, हमने कभी ना कभी तो अपने स्कूल या क्लास में देखा होगा कि जो लोग पीछे बैठा करते हैं बेंचेस पे, वो अपने टीचरों का कुछ ना कुछ नाम रखते रहते हैं। ठीक है, कोई कोई कटप्पा बुलाता है किसी को, कभी कोई गुस्सैल बुलाता है, कोई खड़ूस बुलाता है। तो ऐसी जो सारी चीज़ें थी वो गांधी जी ने भी की। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ को पूरी तरीके से यहाँ पर इंजॉय किया, लेकिन उनको मल्टीप्लिकेशन टेबल इजीली समझ में नहीं आती थी, मैथ्स में थोड़े वीक थे। अब जब गांधी जी, जिनको मोनिया के नाम से उनकी माताजी बुलाया करती थी, जब वो 7 साल के हुए, तो उनके पिताजी तो थे वो राजकोट की कोर्ट में एक मेंबर बन गए। तो अब गांधी जी पोरबंदर से राजकोट शिफ्ट हो गए। अब जहाँ मोहनदास यानी गांधी जी को एक प्राइमरी स्कूल में यहाँ पर दाखिला दिला दिया गया। दाखिला दिलाने के बाद जो गांधी जी थे, जैसे कि हमें पता है कि बहुत ही शर्मीले टाइप के थे, तो वो शाय बॉय निकले। उसके बाद वो बहुत ही पंक्चुअल थे। उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो अपने स्कूल के लिए कभी भी लेट हो जाएं। और जैसे ही स्कूल छूटता था, वो सीधे अपने घर को आते थे, जो कि ज़्यादातर पंक्चुअल स्टूडेंट्स करते हैं कि घर से सीधे स्कूल और स्कूल से सीधे घर। और जैसे ही गांधी जी थोड़े बड़े हुए, अब उन्होंने गलियों में खेलना शुरू कर दिया, समंदर की साइड खेलना शुरू कर दिया, मतलब तट पर खेलना शुरू कर दिया। गांधी जी एक अनरिमार्केबल स्टूडेंट थे। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा वो लाइटों में सोया करते थे। ठीक है, मतलब थोड़ा डर का माहौल रहता था एक टीनेजर के लिए। अगर हम देखें, वो लाइट जलाकर सो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर थोड़े डरते होंगे गांधी जी, तो इसलिए वो सब ये चीज़ें किया करते थे। और उसके बाद जैसे ही थोड़े साल बीते, गांधी जी ने यहाँ पर स्मोकिंग, ईटिंग मीट और ये जो सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर उनके खिलाफ रेबल करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कभी भी मीट नहीं खाना चाहिए, साथ ही साथ चोरी चकारी में यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अब गांधी जी को धीरे धीरे समझ में आने लग गई थी एट वंस। अब एक बार होता क्या है कि गांधी जी अपने ब्रदर के आमलेट में से थोड़ा गोल्ड चुरा लेते हैं, मतलब थोड़ा सोना निकाल लेते हैं। अब जैसे ही वो ये चीज़ चुराते हैं, उनको ये डर लगता है कि अगर मेरे पिताजी को ये पता लग गया तो वो उनका क्या करेंगे। ये नहीं कि उनको उनकी पनिशमेंट मिलेगी, उससे उनका डर नहीं था, लेकिन वो इससे थे कि मेरी इस हरकत की वजह से मेरे पिताजी जो हैं, उनको बहुत ही बड़ा दर्द पहुंचेगा, उनको धक्का पहुंचेगा। अब उसके बाद गांधी जी को जैसे ये पता लगता है, तो वो अपने पिताजी को एक खत लिखते हैं। खत क्या, मतलब एक कागज पर उनके लिए जो भी विचार इस चीज को चुराने के बाद आ रहे हैं, वो उस कागज पर उन्हें उतार देते हैं, ताकि इस सारे झमेले से या जो भी रायता उन्होंने फैलाया है उससे थोड़ा छुटकारा पा सके। गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है कि क्या उन्होंने कर दिया। उनके हाथ धीरे धीरे कांपने लगते हैं ये नोट लिखते हुए। और गांधी जी जैसे ही ये नोट अपने पिताजी को देते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पिताजी उन्हें एक वायलेंट रिएक्शन देंगे, मतलब मारेंगे पीटेंगे। लेकिन उनके पिताजी जो थे, वो उस समय पर बीमार थे। वो उठे और उन्होंने उनके बेटे द्वारा लिखा गया ये जो नोट था वो पढ़ा, और उनके पिताजी की आंखों में इससे आंसू आ गए। वो सिंपली उस नोट को फाड़ देते हैं। अब जैसे ये गांधी जी के सामने होता है, गांधी जी को लगता है ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था अपने पिताजी से। मुझे तो लगा था कि ये जो पूरा नोट मैंने लिखा है, ये पढ़ने के बाद पिताजी मुझे मारेंगे। लेकिन क्लियर कन्फेशन जैसे ही गांधी जी ने दिया कि मैं आगे से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूंगा जिससे मेरे पिताजी को ऐसा बुरा लगे, तो इससे जो उनके पिताजी होते हैं, वो अपने बेटे को यहाँ पर माफ़ कर देते हैं। और माफ़ी मिलने के बाद गांधी जी रोने लगते हैं। एट द सेम टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो भी पाप किए वो यहाँ पर वॉश अवे, मतलब मेरे पाप धुल चुके हैं। उनके पिताजी की आंखों में भी आंसू आते हैं। और ये एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है जो कि अहिंसा का जो लेसन है, जो गांधी जी को देता है। मतलब अहिंसा की राह पर जो गांधी जी हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे चलना चालू हो जाते हैं, और जिससे वो ये समझते हैं कि अहिंसा एक ऐसा रास्ता है जिससे कोई भी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद अनलिमिटेड पावर। अब गांधी जी के जो एक्सपीरियंस थे उनके चाइल्डहुड के, वो गांधी जी की एडल्ट लाइफ में भी उतने ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनते हैं। वो रिलीजियस हिंदू बनते हैं, सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, और कभी भी वो झूठ बोलने से बचते हैं। मतलब झूठ बोलने को वो मना करते हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
उसके साथ जब गांधी जी जो होते हैं वो मैट्रिक्स की परीक्षा पास करते हैं, मतलब 10th की परीक्षा पास करते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1887 में। तो 1886 में उनके पिताजी की पहले मृत्यु हो जाती है और अपने पिताजी की मृत्यु के एक साल बाद वो यहाँ पर 10th पास करते हैं। उसके बाद गांधी जी को यहाँ पर उनके पिताजी की मृत्यु का बहुत दुख भी होता है और सारी ही जिम्मेदारियां अब गांधी जी के कंधों पर आ जाती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में इकलौते ऐसे लड़के थे जो कि यहाँ पर पढ़े लिखे थे और इसी वजह से पूरे परिवार की जो उम्मीदें थी वो उन पर आ गिरी। उनको भावनगर भेज दिया जाता है एक नियरेस्ट कॉलेज में। लेकिन जैसे ही वो इस कॉलेज में आते हैं तो सबसे बड़ी बात जो गांधी जी को यहाँ पर अच्छी नहीं लगती वो ये कि वो सारी टीचिंग जो होती है वो अंग्रेजी में होती है और वो अंग्रेजी को फॉलो नहीं कर पाते। जो भी प्रोग्रेस उन्होंने चाइल्डहुड में की थी वो कॉलेज में आते आते अब यहाँ पर उससे दूर जाते जा रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मीनवाइल मावजी दावे या जो डेव हैं उनके एक फ्रेंड फैमिली के, वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अगर मोहन यानी गांधी जी को इंग्लिश को सीखना है तो उसे बार को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जो मोहनदास हैं, मतलब जो गांधी जी हैं, वो जैसे ही उन्हें आइडिया मिलता है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा अंग्रेजी को सीखने के लिए, वो उस आइडिया को मान जाते हैं। उनके जो एल्डर ब्रदर होते हैं वो बिना किसी डाउट के इस एट्रैक्टिव प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनको ये बाद में पता चलता है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी मदर जो होती हैं वो थोड़ा डरती हैं, हिचकिचाती हैं कि अपने बेटे को इतनी दूर भेजना एक एलियन लैंड पर, जहाँ पर वो किसी को भी जानता नहीं, सब उसके लिए अनजान है। तो ये सारा डर उनकी माताजी को बना रहता है। देन उसके बाद जस मोद बनिया कास्ट से जो गांधी जी थे वो बिलोंग करते थे, उस मोद बनिया कास्ट के जो फॉलोअर्स थे वो अब गांधी जी की फैमिली को यहाँ पर धमकियां देनी चालू कर देते हैं कि अगर गांधी गांधी जी यहाँ पर इंग्लैंड में गए तो वो उनकी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ गलत करेंगे। लेकिन हम सभी चीज़ों के बावजूद, सभी हर्डल्स को पार करते हुए गांधी जी यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और सितंबर 1868 मतलब 88 को 18 साल की उम्र में वो इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं। तो ये हुई बात गांधी जी के पूरे चाइल्डहुड की कि कैसे एक बच्चा जो बचपन में शाय हुआ करता था उसने कैसे अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की, कैसे उनकी पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने यहाँ पर अपने परिवार का कार्यभार संभाला, अहिंसा का लेसन उन्हें कैसे मिला। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो उन्हें चाइल्डहुड में पता लगी। अब बात करते हैं उनके ईयर्स इन इंग्लैंड की, मतलब जब वो इंग्लैंड में पहुंचे तब उनके साथ क्या हुआ। तो सितंबर 1888 में जो गांधी हैं वो यहाँ पर बम्बई से इंग्लैंड की ओर रवाना हो जाते हैं। अब गांधी जी जो होते हैं जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचते हैं उन्हें अपनी पहली सुबह कभी भी, वो ऐसा कहते हैं कि मैं कभी भूल नहीं सकता। वो उस ब्लैक सूट और शर्ट और टाई के साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें ये लगता है कि इससे बढ़िया तो हमारा इंडियन अटायर ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और उसमें उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव भी मैं लगता हूँ। साउथहैम्पटन में जैसे ही वो लैंड करते हैं उन्हें सब लोग एक ही जैसे दिखाई देते हैं। सबने डार्क कपड़े पहने हुए हैं, एक बॉलर पकड़ा हुआ है और एक ओवरकोट यहाँ पर है, मतलब एक काले रंग की टोपी लोगों ने पहनी है, काले रंग के ये जो कोट हैं या जो कपड़े हैं वो पहने हैं और ओवरकोट को हाथ में कैरी करके लोग चल रहे हैं। जैसे ही गांधी जी ये देखते हैं तो उन्हें एम्बेरसमेंट सा फील होता है कि वो एक अकेले ही ऐसे उस पूरे एरिया में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं। तो ये उनका यहाँ पर पहली सुबह होती है और उसके बाद जैसे ही वो लंदन जाते हैं वो एक विक्टोरिया होटल नाम की जगह पर रुकते हैं। अब आगे देखें तो गांधी जी को हर चीज़ स्ट्रेंज लगने लगती है। वो होम सिक हो जाते हैं, मतलब उन्हें बीमारियां हो जाती हैं और वो स्टार्व होने लगते हैं, मतलब एक तरीके से वो भूख से यहाँ पर तड़पने से लगते हैं। क्योंकि बाहर जाके अगर हम देखें तो इंग्लिश जो यहाँ पर खाना वगैरह होता है वहाँ पर दारू और जो ये वाइन है और मीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। तो वेजिटेरियन लोगों का रहना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है और ये सारी चीज़ें गांधी जी डिस्कवर कर चुके थे और इसी वजह से वो भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने वेस्टर्न मैनर्स और कस्टम्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद गांधी जी वेल टेलर्ड क्लोथ्स लेके आते हैं, अपने लिए एक टोपी लेके आते हैं
और बहुत ही ज़्यादा टाइम वो शीशे के सामने बिताते हैं। वो अपने बालों को सही से बनाते हैं, टाई को सही से फिक्स करते हैं, डांसिंग के लेसन्स भी वो सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के चोचले हैं वो यही हैं कि बैले डांस करना, ये सब करना है, उनके स्टेटस को ज़्यादा दिखाता है, मतलब उनकी अमीरता को ज़्यादा दिखाता है। उसके बाद जैसे ही वो डांसिंग लेसन्स लेना शुरू करते हैं, उन्हें रिदम का, मतलब ताल का कुछ अता पता ही नहीं होता, और उसके बाद वो इसे छोड़ भी देते हैं। फिर गांधी जी वायलिन बजाना भी सीखते हैं, उसमें भी गांधी जी फेल हो जाते हैं। फिर वो फ्रेंच में लेसन देखना, मतलब लेसन लेना शुरू करते हैं, मतलब फ्रेंच भाषा को सीखना शुरू करते हैं, इलोक्यूशन शुरू करते हैं, मतलब एक फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल गांधी जी यहाँ पर लंदन में सीखना शुरू करते हैं। और ये सीखते सीखते वो सो भी जाते हैं। फिर जो गांधी जी होते हैं वो एक इंग्लिश मैन की तरह अटेम्प्ट करते हैं रहने की, लेकिन 3 महीने तक ही ये पूरा अटेम्प्ट चलता है। गांधी जी इस आइडिया को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद वो एक अपने आप को सीरियस स्टूडेंट की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। वो अपनी मील्स को बहुत ही सिंपल रखते हैं, और फालतू का जो खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट का, उसको भी वो बचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी उन्हें जाना होता है वो पैदल जाते हैं। उसके साथ वो हर एक अ, मतलब कह सकते हैं कि हर एक रुपया जो उन्होंने खर्च किया है वो हर एक का हिसाब रखते हैं। उसके बाद गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, और उसके कुछ टाइम बाद गांधी जी उस पर्टिकुलर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपनी जगह भी बना लेते हैं, और उसके लिए एक मैगजीन में आर्टिकल्स भी लिखते हैं जिसका नाम है वेजिटेरियन। अब बोर्डिंग हाउसेस में और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो कि इंग्लैंड में हुआ करते थे, गांधी जी जब उनमें जाया करते थे तो उन्हें सिर्फ खाने के शौकीन लोग नहीं मिला करते थे, बल्कि कुछ अर्नेस्ट मैन और विमेन भी मिला करती थी, जो कि उन्हें बाइबल का ज्ञान देते थे। मोर इम्पोर्टेंटली भगवत गीता का उन्होंने पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी अंग्रेजों से ही उन्होंने सीखा। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी आगे किताबें भी पढ़ी, जैसे कि बुद्धाज लाइक द लाइट ऑफ एशिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो गांधी जी ने यहाँ पर इंग्लैंड में सीखी। और उसके बाद गांधी जी यहाँ पर तय करते हैं कि उन्हें ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में एडमिशन लेना है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इनकी फीस जो है यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, और उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो ये आइडिया को यहाँ पर ये गिव अप कर देते हैं, इस आइडिया को ये छोड़ देते हैं। उसके बाद गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि लंदन के किसी एक विद्यालय से वो एक मैट्रिकुलेशन की परीक्षा को पास करेंगे, और उसी के बाद से ही अपनी जो शिक्षा है उस पर ध्यान देंगे। और जैसे ही ये डिसाइड करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। लेकिन वो अपने इस हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो फ्रेंच में पास होते हैं, इंग्लिश में पास होते हैं, केमिस्ट्री में भी पास हो जाते हैं, लेकिन लैटिन भाषा में वो फेल हो जाते हैं। वो दोबारा से प्रयास करते हैं और लैटिन में भी वो पास हो जाते हैं। नवंबर 1888 में वो एक इनर टेम्पल नाम की जगह पर अपना एडमिशन कराते हैं। और उस जगह का एक ट्रेडिशन होता है कि जो भी स्टूडेंट उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में है, वो साल में 6 बार एक साथ खाना खाएंगे। तो जैसे ही गांधी जी पहली बार वहाँ पर खाना खाने बैठते हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, तो वो उनको एक श्योरिटी होती है अंदर से कि अगर मैं इन्हें मीट और वाइन या अल्कोहल के लिए मना करूंगा तो ये मुझे टीज करेंगे। और यही इनके साथ होता है। जब भी वाइन उनको ऑफर की जाती है वो उसे मना कर देते हैं। गांधी जी तो मीट को छूते भी नहीं हैं, और अपनी सादी ब्रेड, उबले हुए आलू और पत्ता गोभी के साथ ही अपना वो काम चलाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो डिनर पर बैठते हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, तो वो अपने साथ लॉ बुक्स का एक पूरा कंपाइलेशन लेके घूमते हैं। और ये जो पूरा कंपाइलेशन होता है वो अपने कमरे की ओर ले जा रहे होते हैं, लेकिन बगल में ही मेस होता है तो वो वहीं बैठ के अपनी किताबों को रख देते हैं। और जो दूसरे स्टूडेंट्स गांधी जी को इस हालत में देखते हैं वो अमेज्ड रह जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि कैसे एक इंसान जो है वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेडली यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए उत्साहित है, कितना ज़्यादा इसे मज़ा आ रहा है ये पढ़ाई करने में। और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज वो हो जाते हैं। तो ये बात रहती है यहाँ पर उनके कुछ इंस्टीट्यूशन की। उसके बाद इनका इंस्टीट्यूशन इन्हें फ्रांस भी लेके जाता है। अब फ्रांस की शॉर्ट ट्रिप के बाद वो फाइनल लॉ एग्जामिनेशन की तैयारियां करते हैं। जब रिजल्ट्स आते हैं तो गांधी जी अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अब जो इंसान यहाँ पर अपने बचपन में एवरेज रिजल्ट्स के साथ पास होता रहा, शर्मीला था, मैट्रिक वो मल्टीप्लिकेशन भी उन्हें ढंग से नहीं आता, ना मैथ्स में वीक थे, उसके बाद वो बड़े हुए, दूसरे देश में आकर उन्होंने
अच्छे नंबरों से अपनी सारी परीक्षाएं पास की। 10 जून 1891 को जो गांधी जी हैं उनको बार में बुलाया जाता है और उनको एज अ बैरिस्टर वहाँ पर एडमिट कर लिया जाता है और उसके अगले ही दिन उन्हें हाई कोर्ट में भी एनरोलमेंट मिल जाती है। अब उस दिन को फॉलो करते हुए दिन आ जाता है 12 जून का। अब 12 जून को वो दोबारा से यहाँ पर भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। जब गांधी जी यहाँ पर रवाना होते हैं तो वो देखते हैं कि गांधी जी का जो 3 साल का स्टे था इंग्लैंड में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही सारी चीज़ें सीखी। भगवत गीता का उन्होंने पहली बार इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ा और वो भी अंग्रेज़ों ने उन्हें बताया। साथ ही साथ उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा पास की, लॉ पढ़ा किसी दूसरे देश में जाके। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात बनती है, क्योंकि ये सारा टाइम उनको बहुत ही बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करने का मौका देता है और एक नया स्कूल ऑफ थॉट बनाने के लिए यहाँ पर उनको प्रेरणा देता है। तो ये थे गांधी जी के इंग्लैंड में बिताए गए साल। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो जैसे ही गांधी जी बॉम्बे पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी माता जी की मृत्यु हो चुकी है। अब इस खबर को सुनने के बाद जो गांधी जी हैं वो थोड़ा शॉक में चले जाते हैं। अब जब वो राजकोट में होते हैं तब थोड़ा समय वो राजकोट में बिताते हैं और अपने जो छोटे भाई हैं और उसके जो भाई के बच्चे हैं उनकी भी वो पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाते हैं और वो ये तय करते हैं कि इनको पढ़ाने के लिए मुझे लीगल प्रैक्टिस को सेटअप करना पड़ेगा बॉम्बे में। उसके बाद वो बॉम्बे निकल जाते हैं। कुछ महीने बॉम्बे में बिताने के बाद वो एक छोटा सा केस लड़ते हैं, लेकिन वो जैसे ही कोर्ट में खड़े होते हैं वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाते। उनकी जो नर्व होती है वो फेल हो जाती है। ठीक है, उनका मुंह खुलता ही नहीं और कोई भी शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं। अब जैसे ही ये सब चीजें उनके साथ होती हैं तो गांधी जी दोबारा राजकोट पहुंच जाते हैं और दोबारा से अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कोई भी प्रोग्रेस इनको वहां पर नहीं मिलती और वो हमेशा अनहैप्पी ही रहते हैं। जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि जैसा काठियावाड़ या जो अपना इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें सिंक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लंदन जैसे बड़े शहर में उन्होंने ये सब सीखा और छोटे शहरों में जैसे काठियावाड़ राजकोट में उनकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। तो इससे यहाँ पर परेशान होकर गांधी जी को यहाँ पर दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से एक ऑफर आता है कि वो ये ऑफर करते हैं कि तुम दक्षिण अफ्रीका चलो उनके बिहाफ पर और वहाँ पर एक लॉ सूट परस्यू करो। अब गांधी जी को लगता है कि ये भगवान ने भेजी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और गांधी जी इसको स्वीकार करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं अप्रैल 1893 में। लेकिन जाते तो वो हैं ये सोच के कि मैं वहाँ पर 1 साल बिताऊंगा और अपना जो भी है वहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो 1 साल 21 साल में बदल जाते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहुंचते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको समझने के लिए, उनको उनसे लड़ने के लिए, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए वहां पर उन्हें पूरे 21 साल लग जाते हैं। वो कैसे होता है यहाँ से समझते हैं। तो अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी जैसे ही दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं 1893 से 1914 तक, तो ये पूरे 21 साल उनकी जिंदगी के बहुत ही क्रूशियल फेज बन जाते हैं, जहां पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम अ यंग इन एक्सपीरियंस लॉयर टू अ डिटरमाइंड लीडर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। अब ये उन सभी 21 साल में था जब गांधी जी ने अपनी एक रिफाइंड फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह को यहाँ पर बनाया, जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन का काम किया। तो अप्रैल 1893 में जैसे ही गांधी जी दादा अब्दुल्ला कंपनी का एक ये ऑफर मंजूर करते हैं एक वेल्दी इंडिया बिजनेस फर्म से, और दक्षिण अफ्रीका में उनको एक लीगल केस के लिए असिस्ट करने वो जाते हैं। वो तो ये सोच कर जाते हैं कि 1 साल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और ये जो 1 साल है उसके बाद मैं अपना दोबारा से इंडिया चला जाऊंगा। लेकिन ये 1 साल एक प्रोलॉन्ग स्ट्रगल बन जाता है दक्षिण अफ्रीका में और ये पूरा स्ट्रगल 21 साल तक चलता है। तो जैसे ही गांधी जी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जो यहाँ पर भारतीय लोग हैं उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। जो गोरे लोग हैं सभी इंडियंस को, भले ही वो कैसे भी हों, उनका स्टेटस कैसा भी हो, उन्हें कुलीज या शमीज नाम से पुकारते हैं। इवन जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि डॉक्टर्स, जो लॉयर्स,
इंडिया में हैं, मतलब इंडियंस हैं, उन्हें भी वो कुली और शमीज के नाम से पुकारते हैं और उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में पहुंच के पता लग जाता है। और गांधी जी का पहला इंसिडेंस भी यही होता है, जहां पर गांधी जी जो हैं वो एक ट्रेन जर्नी में, जो कि डरबन से प्रिटोरिया जा रही होती है, तो गांधी जी उस ट्रेन जर्नी का एक फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं। लेकिन वो एक जो सफ़ेद, मतलब जो गोरा पैसेंजर होता है, वो गांधी जी को मना करता है कि भैया तुम तो दूसरे रंग के हो, मैं तुम्हें अपना कंपार्टमेंट शेयर नहीं करने वाला, मैं एक कलर्ड मैन के साथ अपना कंपार्टमेंट शेयर नहीं करूंगा। अब गांधी जी जैसे ही ये सुनते हैं तो वो प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं, लेकिन उनके प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी उनको फोर्सफुली यहाँ पर ट्रेन स्टेशन से रिमूव कर दिया जाता है और उन्हें फेंक दिया जाता है मैरिट्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर। अब जैसे ही ये पूरा वाकया होता है तो उस रात गांधी जी जो होते हैं वो वेटिंग रूम में ही कपकपाते हुए अपनी रात बिताते हैं और ये सोचते हैं कि या तो मैं वापस भारत चला जाऊं, या तो भारतीयों के खिलाफ हो रही इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करूं। और गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो इनके लिए लड़ेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, यहीं से ही गांधी जी का जो यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि सत्याग्रह का जो आइडिया है वो आना चालू होता है। उसके बाद गांधी जी के साथ एक और ऐसा इंसिडेंस होता है, जहाँ पर जब वो प्रिटोरिया जा रहे होते हैं तो गांधी जी को स्टेज कोच के बाहर बैठने का मौका दिया जाता है कि भाई जो ड्राइवर है तुम उसके साथ बैठ जाओ, ठीक है। वहीं जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं, जो गोरे होते हैं, वो बस के अंदर वाली साइड पर बैठते हैं। जब गांधी जी मना करते हैं कि भैया मुझे वो उनके साथ नहीं बैठना, मुझे अंदर बैठना है, तो कंडक्टर उन्हें फिजिकली असॉल्ट करता है, उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ सिंपैथेटिक पैसेंजर जो होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और कंडक्टर अपना जो हमला है वो रोक देता है। तब गांधी जी को ये पता लगता है कि जो रेशियल इनजस्टिस भारतीयों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, उसकी रूट्स बहुत ही ज़्यादा डीप हैं। मतलब एक एक इंसान के मन में भारतीयों के लिए या किसी दूसरे रंग के व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत यहाँ पर घोल के रखी है। और इसी को रेजिस्ट करने के लिए गांधी जी इंडियन कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने का पहला स्टेप उठाते हैं। तो जैसे ही गांधी जी यहाँ पर ये सब देखते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो रूट्स हैं बहुत ही ज़्यादा डीप हैं, तो वो इंडियंस को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, जहाँ पर जो भी फ्रेगमेंटेड इंडियन कम्युनिटी के लोग होते हैं दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें मेनली मर्चेंट्स, प्रोफेशनल्स और कुछ लेबर्स होते हैं, वो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहली बात। सेकंड ये कि उनका मोबिलाइजेशन भी करना ज़रूरी होता है। जब इंडियन सेटलर्स की वो पहली मीटिंग बुलाते हैं अपनी प्रिटोरिया में, तो वो उन इंडियन से ये दरख्वास्त करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक एसोसिएशन बनाएं, जिससे कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। जहाँ पर यूनिटी बियॉन्ड रिलीजन एंड कास्ट की बात की जाती है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि हम सब इंडियंस हैं, हमें धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर यहाँ पर हमें बंटना नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को यहाँ पर हमें रेजिस्ट करना है। उसके बाद गांधी जी उन सभी को एजुकेट करना शुरू करते हैं, उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में बताना शुरू करते हैं, जिससे कि जो अनफेयर ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है वो उनसे परिचित हो सके। देन उसके बाद गांधी जी कुछ लीगल वर्क और मीडिएशन का काम भी करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लीगल केस जो इंडियंस दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहे होते हैं, गांधी जी उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन गांधी जी को ये रियलाइज होता है कि कोर्ट केस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे खिंच रहे हैं दोनों पार्टीज के लिए, और इसी वजह से आर्बिट्रेशन का जो मेथड है एज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो यहाँ पर यूज किया जाता है। तो अगर हम आर्बिट्रेशन के फैसले की बात करें, तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि एक इम्पार्शियल रेफरी लाया जाता है दोनों केस में, ठीक है। अगर एक इंडियन है, एक साउथ अफ्रीकन है, तो दोनों के बीच में अगर सुलह करानी हो तो एक इम्पार्शियल रेफरी को बुला लिया जाता है। अब ये इम्पार्शियल रेफरी जो होता है वो अपना फैसला सुनाता है, इसका फैसला यहाँ पर जो होता है वो फाइनल होता है, ठीक। तो ये होता है यहाँ पर आर्बिट्रेशन का मतलब। उसके बाद गांधी जी को बहुत ही बड़ी सक्सेस भी मिलती है। बहुत सारे जो मेजर बिजनेस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन दी इंडियन मर्चेंट्स, वो भी यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं और दक्षिण अफ्रीका में अब उनकी इज्जत जो है वो बढ़नी चालू हो जाती है। अब ये सब होने के बाद गांधी जी के फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रगल दक्षिण अफ्रीका में शुरू होते हैं, जिसकी डेट होती है 1894।
जहां पर पहली पेटिशन यहाँ पर डालते हैं गांधी जी अगेंस्ट द इंडियन डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। अब जो उस समय की दक्षिण अफ्रीका की सरकार होती है, जिसे हम नेटल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसा बिल लाती है जहां पर ये कहा जाता है कि जो भारतीय लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार हम नहीं देंगे। गांधी जी इमीडिएटली सारी इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पर मोबिलाइज करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें इस बिल को अपोज करना है। उसके बाद वो एक पेटिशन को ड्राफ्ट करते हैं, 10,000 लोगों के सिग्नेचर्स रातों रात वो यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रिटिश अथॉरिटीज को वो भेज देते हैं। अब इस बिल की वजह से जैसे ये बिल पास होता है, गांधी जी के एफर्ट्स यहाँ पर दिखने लगते हैं इन दी इंटरनेशनल अरीना। अब इंटरनेशनल अरीना में इंडियंस लाइमलाइट में आने लगते हैं, जहाँ पर लोगों को यह पता चलने लगता है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ क्या हो रहा है। देन उसके बाद 1894 में ही नेटल इंडियन कांग्रेस की यहाँ पर फाउंडेशन भी रखी जाती है, क्योंकि जो अत्याचार उस समय के भारतीयों के साथ हो रहे थे, इन सभी से लड़ने के लिए गांधी जी नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अब जो नेटल इंडियन कांग्रेस होती है वो भारतीयों के लिए बनाई गई पहली एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि भारतीयों के अधिकारों की बात करती है दक्षिण अफ्रीका में, और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल भी निभाती है इन रेजिस्टिंग द डिस्क्रिमिनेटरी लॉस। अब बात आती है यहाँ पर 1906 की। 1906 को माना जाता है द बर्थ ऑफ सत्याग्रह। अब वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस गांधी जी के लिए जो दक्षिण अफ्रीका में था वो था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जो ब्लैक एक्ट था इसमें था क्या, इसमें ये था कि जो भी इंडियंस है अगर वो कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें एक अपना आइडेंटिटी पास उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ यहाँ पर कैरी करना होता था। अब जिस भी इंडियन के पास ये पास है वो तो चलो ठीक है, वो आराम से ट्रैवल कर सकता है, लेकिन किसी भी इंडियन के पास ये पास नहीं है तो उसे यहाँ की जो सरकार है वो गिरफ्तार भी कर सकती है और दोबारा उसे डिपोर्ट भी कर सकती है, मतलब उसे भारत भी डाल सकती है। अब गांधी जी दोबारा से मास रेजिस्टेंस के लिए कॉल करते हैं, जहाँ पर इंडियंस को ये कहा जाता है कि तुम इसको रजिस्टर करने ही यहाँ पर मना कर दो, हम नहीं रजिस्टर कर रहे। अब ये गांधी जी की पहली बिगिनिंग होती है उनकी फेमस फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह के फाउंडेशन की, जहाँ पर वो एक नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ एंड मॉरल स्ट्रेंथ, जहाँ पर वो इंडियंस को कहते हैं कि तुम इस पर्टिकुलर जो ये चीज़ें हो रही हैं पास वाली, इसमें तुम रजिस्टर ही ना करो। अब रजिस्टर हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे कुछ सरकार को भी पता चलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस सत्याग्रह को यहाँ पर जन्म देती हैं। हजारों की तादाद में इंडियंस और इवन गांधी जी जो होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको मल्टीपल टाइम्स जेल में भी बंद रखा जाता है, लेकिन वहां से भी वो पीसफुल प्रोटेस्ट की जो लेगेसी है उसको चालू करके रखते हैं। 1913 आता है, उसके बाद पहली सत्याग्रह मूवमेंट होती है दक्षिण अफ्रीका के देश में, जहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट होती है वो नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस को बंद कर देती है, मतलब इनवैलिडेट कर देती है। अब इससे होता क्या है कि जो भी इंडियंस होते हैं, क्योंकि इंडियंस का धर्म थोड़ा अलग होता है, क्रिश्चियन तो होते नहीं, अब इसकी वजह से जो इंडियंस की शादियां होती हैं दक्षिण अफ्रीका में वो इनवैलिड घोषित कर दी जाती हैं और इलीगल बना दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें इंडियन वीमेन को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, इंक्लूडिंग दी गांधीज वाइफ कस्तूरबा, जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब गांधी जी भी यहाँ पर धीरे धीरे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं। उसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो एक ग्रेट मार्च निकालते हैं ऑफ इंडियन कोल माइनर्स। अब भारतीय यहाँ पर जो कोल माइनर्स हैं उनके साथ गांधी जी एक मार्च निकालते हैं फ्रॉम नेटल टू ट्रांसवेसल। अब ये जो पूरा मार्च होता है इसमें लगभग लगभग 2000 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये जो एक्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस का, ये उस समय की दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना देता है कि सरकार को गांधी जी के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं और सरकार गांधी जी के साथ नेगोशिएट करने पर आ जाती है। फिर 1914 का समय आता है। प्रोलॉन्ग स्ट्रगल्स के बाद एक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है बिटवीन दी गांधी एंड जनरल जेम्समर्स कि जो 3 यूरो का पोल टैक्स है इंडियन लेबर पर वो उसे अबॉलिश करते हैं। इंडियन मैरिजेस को लीगली रिकॉग्निशन मिल जाता है। जो भी इंडियन मूवमेंट है ट्रेड के लिए वो उसको रिलैक्सेशन मिल जाती है।
अब इन सभी विक्ट्रीज को अचीव करने के बाद गांधी जी ये कहते हैं कि उनका जो सफ़र था दक्षिण अफ्रीका में, वो सफ़र अब पूरा हो चुका है और 1914 में गांधी जी दोबारा भारत में आ जाते हैं। और इसीलिए मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सत्याग्रह का आइडिया उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बनाया, उसी के पार्ट अब गांधी जी भारतीय मतलब जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होता है उसमें भी इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और बखूबी अप्लाई कर भी देते हैं। अब जो भी इम्पैक्ट साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल का पड़ा गांधी जी पर वो हमें यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला सत्याग्रह का डेवलपमेंट हुआ जहाँ पर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की बात की गई। उसके बाद ये पूरा आइडिया भारत का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसकी रीढ़ की हड्डी भी बना। सेकंड, सेल्फ डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी। गांधी जी ने सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो किया, सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने और मॉरली डिसिप्लिन्ड बने। ये आइडियाज भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रचार किए। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स की बात की गई जहाँ पर अनटचेबिलिटी, सोशल इनजस्टिस जो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था वही सारी चीज़ें इंडिया में भी हो रही थी और इंडिया में भी इन्हीं के खिलाफ गांधी जी ने बातें उठाना चालू की। उसके बाद कम्युनिटी लीडरशिप की बात की गई। उन्हें पता लग गया कि लोगों को कैसे यूनाइट करना है बियॉन्ड द रिलीजियस एंड कास्ट बैरियर्स। तो ये इन जो पूरा ये हमारा वाक्य था दक्षिण अफ्रीका का, इससे हम ये जान सकते हैं कि गांधी जी जो गए थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक केस लड़ने मात्र 1 साल के लिए, वो 1 साल गांधी जी को 21 साल लंबा समय यहाँ पर उनको खींच देता है। जहाँ पर गांधी जी सत्याग्रह को यहाँ पर जन्म देते हैं, कम्युनिटी लीडर वो बनते हैं, लोगों को यूनाइट करना उन्हें आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक इतने बड़े वो प्रोफाउंड पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और उनके साथ नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। और इन दी एंड हम ये देख सकते हैं कि जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, उन्होंने जहाँ पर वो स्ट्रगल किया, गांधी जी की पहली बैटल फील्ड जो थी उन्होंने वहाँ पर उसको फतेह किया, उसको जीत लिया। और उन्होंने अपने जो मिशन था अपने लाइफ का वो देख लिया कि क्या मुझे आगे करना है। जो भी लेसन उन्होंने साउथ अफ्रीका में सीखे उन्होंने उनको और ज़्यादा बल दिया ताकि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा है वो उसके खिलाफ लड़ सकें। जो भी उनका एक्सपीरियंस था अगेंस्ट दी रेसिज्म और प्रोटेस्ट का, वो उन्होंने यूज़ किया इंडिया में आके ताकि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके और एक अच्छी लीडरशिप के अंदर भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल बन सके। तो ये था आज का हमारा पहला पार्ट इस पूरे यूनिट का। अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।